Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 6 July 2020 we are going to discuss review exercise of chapter 3rd in this lecture. Students, as you know, review exercise में हम short questions को discuss करते हैं. MCQs और जो fill in the blanks हैं वो चूँकि इस चैप्टर के 2 टेस्ट हो चुके हैं, उनमें भी मैंने कुछ हद तक जो है वो उनको कवर करने की कोशिश की है. उसके साथ साथ जब हम कल समर वेकेशन होमवर्क से चैप्टर 3rd को डिस्कस करेंगे तो आपके बहुत सारे MCQs उसमें भी कवर हो जाएंगे. आपने अपनी बुक के MCQs और जो उसकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं रिव्यू एक्सरसाइज की उसको टेक्स्ट बुक पे ही आपने सॉल्व करना है. और उसके साथ साथ ये जो मैं आज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी रिव्यू एक्सरसाइज के, उनको आपने अपनी नीट नोटबुक पे नोट करना है. सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास. डिफाइन रेशो. अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो एंड रेशो हैज नो यूनिट. इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड बी इज नॉट जीरो देन देयर रेशो इज डिफाइंड एज ए रेशो बी और ए ओवर बी, या उसको डिवीजन का साइन भी कहा जाता है. उसके बाद एक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे. मैंने आप कोई भी रेलिवेंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं या इतनी डेफिनेशन लिख के साथ में आपने उसको जो है एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ये लिख देंगे तो ये भी इनफ है. नेक्स्ट है बेटे आपके पास डिफाइन प्रपोर्शन. प्रपोर्शन में क्या है? प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट. ये एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज, यानी जिसमें हम ये कहते हैं कि दो रेशोज एक दूसरे के बराबर हो गई हैं. इफ टू रेशोज ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल देन वी कैन राइट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी. और सिम्बॉलिकली प्रपोर्शन का साइन आपको पता है इक्वालिटी की जगह पे फिर ये 2 दफ़ा जो है वो सेमी ये जो कॉलन के साइन है ये लगा दिए जाते हैं, तो ये आपके पास प्रपोर्शन का साइन बन जाता है. तो रेशो और प्रोपोर्शन की ये जो डेफिनेशन है ये आपको जो है वो एक्सरसाइज जहाँ पे 3.1 है उससे पहले जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का उधर से मिल जाएगी, या फिर आप चैप्टर की समरी से या फिर ग्लोसरी से भी कर सकते हैं जो आपकी बुक के लास्ट पे दी होती है. नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी. ये इंक्रीज को अगर पढ़ोगे तो दूसरी दफ़ा भी इंक्रीज पढ़ोगे और अगर डिक्रीज को पढ़ोगे तो डिक्रीज, यानी आपने डायरेक्ट में क्या होता है कि सेम वेरिएशन होता है दोनों का. इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन. और इसको हम जो है वो डिक्रीज के लिहाज से भी पढ़ सकते हैं. अगर एक जगह पे डिक्रीज लिखेंगे दूसरी जगह पे भी डिक्रीज ही लिखेंगे. इफ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली एज रिगार्ड टू क्वांटिटी x वी से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x. और फिर हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट को 0 नहीं होना चाहिए वरना तो ये क्वांटिटी ही खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन इनवर्स वेरिएशन. तो इनवर्स वेरिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, यानी एक के इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज कर रही है या दूसरे के डिक्रीज करने से पहले वाली इंक्रीज कर रही है, तो ये आपके पास जो है वो इनवर्स वेरिएशन होता है. डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के हवाले से हम जो एक्सरसाइज 3.7 भी हमने डिस्कस की, 3.5 भी एक्सरसाइज डिस्कस की और इसके साथ साथ हमने 3.2 एक्सरसाइज ये वेरिएशंस के हवाले से डिस्कस की. नेक्स्ट है आपके पास स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो. तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है? इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इज रिटन एज. ये जो पहला वाला है और ये जो दूसरे वाली ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है. फर्स्ट टर्म को एक बार प्लस में और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म को एक बार माइनस में. इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो. सेम इसी तरीके से यहाँ सी और डी 2 टर्म्स हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में. अब यहाँ पे वो हमसे इसके सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि इसकी दोनों सूरत हाल पॉसिबल हैं. अगर आपने इस पहले प्लस में उधर पहले माइनस बाद में माइनस में लिखा है तो दूसरी तरफ भी यही करेंगे. और ऐसे भी लिख सकते हैं आपके पहले माइनस में लिखते हैं बाद में प्लस में, लेकिन जो भी आपने एक तरफ पैटर्न अपनाना है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे वही पैटर्न आप राइट हैंड साइड पे भी अपनाएंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. ये है आपके पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो. इसको सिर्फ आपने इसके 2 केसेस लिख देने हैं और ये लिख देना है. ये आपको एक्सरसाइज 3.4 से पहले जो है वो मिल जाएगा लिखा हुआ. नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है. फाइंड एक्स. एक्स आपने फाइंड आउट करना है. इफ 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 3 रेशो 5. इसको आपने लिखा, हमें फॉर्मूला पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. तो 6 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 से और 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ.
ये 3x हो जाएगा आपके पास, और ये 6 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 33, इधर आके इससे डिवाइड होगा तो 3 10 30, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 10। और इसमें हमने सिर्फ x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और एक्सट्रीम्स किन्हें कहते हैं, साइड वालों को, और मीन्स किन्हें कहते हैं, सेंटर वालों को। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ x एंड y स्केयर वेरीज डायरेक्टली, यानी जो है वो x और y स्केयर वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली, और x है 27 व्हेन y इज इक्वल टू 4। x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y स्केयर के, तो आपके पास y स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शन x स्केयर के, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। y स्केयर इधर ही रहेगा इज इक्वल टू kx। ये k आपके ये जो है वो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके k के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास ये हो गया हमारे पास y स्केयर इज इक्वल टू के एक्स। अब x की वैल्यू है 27 और y की 4 इसमें पुट की, तो y स्केयर आ जाएगा आपके पास 4 स्केयर इज इक्वल टू k, और x की जगह पे 27, 4 स्केयर 16, और ये 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गई 16 ओवर 27। अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू है 3। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हमने जो है वो डाटा पुट करना है, k की जगह पे पुट कर देना है 16 ओवर 27, और x की जगह पे पुट करना है 3, और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये 3 1s are 3, 3 9s are 27, तो बेटे ये आपके पास 9 हो जाएगा। उसके बाद 16 ओवर 9 रह गया, यहाँ पे इस तरफ है आपके पास y स्केयर। आपको y की वैल्यू चाहिए तो इसका स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ एक बार प्लस माइनस में आंसर लिखेंगे। 16 का स्केयर होता है स्केयर रूट 4, क्योंकि 16 स्केयर किसका बनता है, 4 स्केयर का, तो यहाँ पे 16 की जगह पे आप 4 स्केयर लिखेंगे तो स्केयर रूट से कट जाएगा। इसी तरह 9 किसका स्केयर होता है, 3 का स्केयर लेंगे और स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, प्लस माइनस 4 ओवर 3, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओवर 3। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। इफ़ u एंड वेरीज इन्वर्सली, अगर u और v जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं, किसके साथ, u इज इक्वल टू, यानी एक दूसरे के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं, तो u इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर u, और ये आपके पास है, एंड u इज इक्वल टू 8। उसके बाद आपके पास u इज इक्वल टू 8 है और v इज इक्वल टू 3 है। सिर्फ इतने डाटा को हम यूज़ करेंगे पहले k की इक्वेशन और k की वैल्यू के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा v इन्वर्सली प्रोपोर्शन है u के, तो v इज इक्वल टू, इसकी जगह कांस्टेंट लगाएंगे हम, k इज इक्वल टू k ओवर u, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो u की वैल्यू दी हुई है स्टार्ट पे 8 और v की वैल्यू 3, ये इसमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। v की जगह पे 3 लिखा, k फाइंड आउट करना है, और u की जगह पे 8 लिखा। ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, 8 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 3s are 24, और ये बेटे आपके पास k की वैल्यू आ गई 24। टू फाइंड y, अब हमने y फाइंड आउट करना है, इसमें v फाइंड आउट करना है हमने इसमें, तो फाइंड v व्हेन u इज इक्वल टू 12, और u की वैल्यू दी हुई है 12, तो आपने ये जो k की वैल्यू है 24, इसको भी पुट करना है। किस में पुट करना है, दोनों इक्वेशन 1 में पुट करनी है। 2 तरीकाकार इसके मैंने आपको एक्सरसाइज करते हुए समझाए थे। एक तो ये कि आप k की वैल्यू को पहले इक्वेशन 1 में पुट करके उसे इक्वेशन 2 का नाम दे लें, और फिर इक्वेशन 2 में बाकी वैल्यूज़ को पुट कर लें, या डायरेक्ट आप k की वैल्यू को और जो बाकी आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उन सबको एट द सेम टाइम जो है इक्वेशन 1 में भी पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पुट k इज इक्वल टू 24 एंड u इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये वाली है, v इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय u, तो v एज इट इज़ रहेगा, k की वैल्यू है 24 और u की वैल्यू है 12। 12 1s are 12, 12 2s are 24, ये आपके पास जो है वो v इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 7 एंड 6। बेटे प्रोपोर्शन का आपको फॉर्मूला पता है, प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स टोटल होती हैं, 2 रेशोज़ होती हैं इसमें, यानी ये पहली रेशो के 2 एलिमेंट्स, फिर अगली रेशो के 2 एलिमेंट्स, तो टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए इसके। 2 रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल होती हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़ को ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि इसमें 4 रेशोज़ कंप्लीट नहीं है। अब प्रोपोर्शन की कुछ टाइप्स हैं जो हमने एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस की थी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था थर्ड प्रोपोर्शन को, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए बेटे 2 टर्म्स गिवन होती हैं, सेकंड वाली को रिपीट करते हैं, वो 3 बन जाती हैं, और उसके बाद फोर्थ की जगह पे आप वेरिएबल लगा देते हो।
उसके बाद आ जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं। फोर्थ की जगह पे आप वेरिएबल लगाते हो, 4 कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद आप फार्मूला लगाते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसी तरीके से सारे प्रोपोर्शन की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8, 7 एंड 6। इनका फोर्थ प्रोपोर्शन हमने फाइंड आउट करना है। 3 टर्म्स गिवन होती हैं फोर्थ प्रोपोर्शन में, और फोर्थ वन को आप जो है वो कोई वेरिएबल लेट कर लेते हो। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज एक्स, फर्ज कर लें कि वो एक्स है। अब इनको तरतीब से लिखेंगे 8, 7 एंड एक्स। जब इनको प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो पहली 2 के दरमियान रेशो का साइन, लास्ट वाली 2 के दरमियान रेशो का साइन, और इन दोनों रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन का साइन। तो ये प्रोपोर्शन में लिख दिया। जब ये प्रोपोर्शन में 4 वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 8 एंड एक्स एक्सट्रीम्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और 7 और 6 मीन्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 7, 6 आर 42, और ये 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 8 डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 8 4 2 आर 8, बल्कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा दोनों। 2 4 आर 8, और ये 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो आपको डेसिमल पॉइंट में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49। अब नेक्स्ट इसकी हमारे पास प्रोपोर्शन की टाइप है मीन प्रोपोर्शन। तो इसमें आपने 16 एंड 49 का जो मीन प्रोपोर्शन है वो कोई वेरिएबल लेट करना है, और इसको आपने एक्सट्रीम्स बना देना, और दरमियान में मीन्स की जगह पे दोनों दफ़ा वो वेरिएबल ही आएगा। फ़र्ज़ किया यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन m है, तो इसमें हमारे पास जो है 16 और 49 एक्सट्रीम्स पे चले गए, और दरमियान में ये देखिए दोनों मरतबा जो है वो मैंने m जो वेरिएबल लेट किया उसको लिख लिया। आप एक्स वेरिएबल भी लिख सकते हैं। पहली 2 के दरमियान रेशो का साइन, नेक्स्ट 2 के दरमियान फिर रेशो का साइन, और दोनों रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन का साइन। अब फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप एक्सट्रीम्स भी पहले लिख सकते हैं, मीन्स भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी के दोनों तरफ, चाहे आप उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें या राइट हैंड साइड पे। m मल्टीप्लाई हो जाएगा m से जो कि मीन्स हैं, और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 से जो कि एक्सट्रीम्स हैं। 16 किसका स्केयर होता है 4 का, और 49 किसका स्केयर होता है 7 का। दोनों का स्केयर है तो होल स्केयर बना दिया, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन था तो 28 हो गया 4 7 से मल्टीप्लाई होके। नेक्स्ट आपके पास रह गया 28 का स्केयर, और यहाँ पे भी है m स्केयर। आपको सिर्फ m की वैल्यू चाहिए तो आपने स्केयर रूट लेना है, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो m का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ प्लस माइनस लगाएंगे, इधर भी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा 28। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट 16 को 49 से मल्टीप्लाई करें, जो उसका आंसर आएगा उसका स्केयर रूट ले लीजिएगा, और उसका आंसर प्लस माइनस में ज़रूर लिखना है। प्लस माइनस में क्यों लिखना है ये देखें, अगर आप -2 का स्केयर लेते हैं तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा +4 आएगा। और अगर आप 2 का स्केयर लेते हैं तो उसका आंसर भी क्या आएगा 4 आएगा। तो जब आप इनका वापस इस वाले 4 का स्केयर रूट लेते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि ये 4 जो है वो जिसका आप स्केयर रूट ले रहे हो वो उसका आंसर प्लस वाला 2 है या माइनस वाला 2 है। इस वजह से आप उसे एक बार प्लस में भी लिखते हो और एक बार माइनस में भी। ये सिर्फ आप स्केयर रूट के लिए करते हो जहाँ पे आपने किसी नंबर का स्केयर रूट फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं जस्ट लाइक मीन प्रोपोर्शन, लेकिन इसको लिखने का तरीकाकार डिफरेंट होता है मीन प्रोपोर्शन से। इसमें आपने जो सेकंड वैल्यू दी हुई है उसी को रिपीट करके थर्ड बना देनी है, और फोर्थ की जगह पे आपने जो है वो यहाँ पे वेरिएबल लिखना है। तो कहेंगे हम उसे थर्ड प्रोपोर्शन ही, थर्ड प्रोपोर्शन इज एक्स, उसको तरतीब से लिखेंगे 28, 4 एंड एक्स। तो सबसे पहले आ जाएगा 28 रेशो 4, फिर मैंने आपको बताया था सेकेंड वाली को आपने रिपीट करके रेशो का थर्ड एलिमेंट इस प्रोपोर्शन का बनाना है, और फोर्थ एलिमेंट में वो जो आपने थर्ड प्रोपोर्शन लेट किया हुआ है एक्स उसको रख सकते हैं। अब ये पहली 2 के दरमियान रेशो, लास्ट वाली 2 के दरमियान रेशो, और फिर प्रोपोर्शन। अब आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 28 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। 4 4 आर 16 और 4 ये 28 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। 4 4 आर 16 और 4 7 आर 28। तो यहाँ तक हमने जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन अब डिस्कस किया था। सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन डिस्कस किया, उसमें 3 टर्म्स गिवन थी, चौथे की जगह पे वेरिएबल लिखा। फिर मीन प्रोपोर्शन डिस्कस किया, उसमें हमने
दो वैल्यूज़ गिवन थी, उन दोनों का एक्सट्रीम्स बना दिया और मीन्स में दोनों दफ़ा जो वेरिएबल हमने फ़र्ज़ किया हुआ था उसको लिखा। उसके बाद आ जाता है बेटे थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन में दो वैल्यूज़ थी, सेकंड वाली वैल्यू को रिपीट किया, 3 हो गई, और चौथे की जगह पे हमने वेरिएबल लिखा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तीनों में फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नेक्स्ट बेटे आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास x जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है इसके साथ, y डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, और इन्वर्सली वेरी कर रहा है z के साथ। पहली दफ़ा y की वैल्यू है 28, x की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू है आपके पास 2। तो आपने जो है इस एक्सप्रेशन को लिखा, इसमें ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन लगा के, तो ये आ जाएगा k, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। उसके बाद आपके पास आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आपने जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला सारा डाटा जो फाइंड से पीछे वाला होता है वो आपने यूज़ करना होता है। पुट y इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह पे 28 पुट किया, k एज इट इज़, x की जगह पे 7, चूँकि x का स्क्वायर था तो यहाँ पे 7 स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 हो गया, और ये 7 का स्केल लेंगे 49, ये 49 इधर आके डिवाइड होगा, ये दोनों जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे 7 पे। तो 7 7 आर 49 एंड 7 8 आर 56। अब ये k की वैल्यू आई है, इसे आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं गिवन तो ये दोनों वेरिएबल्स एज इट इज़ उस क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो ये आपने सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है। पुट k इज इक्वल टू 8/7 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर z। अब आपने ये नहीं करना कि x की जो पिछली वैल्यू पुरानी गिवन है उसको आप पुट कर दें। फाइंड के बाद वाला डाटा सिर्फ यूज़ करते हैं, तो फाइंड के बाद उन्होंने सिर्फ इतनी बात लिखी है फाइंड k कि k फाइंड आउट करें, तो आपने सिर्फ इसको इतना ही सॉल्व करना है। k की वैल्यू लगा दें 8/7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7z। नेक्स्ट आपके पास 13 वाला है, इफ़ z डायरेक्टली वेरी कर रहा है x एंड y प्रोडक्ट के साथ और z 36, x 2 है एंड y 3। सिर्फ इतने डाटा को यूज़ करेंगे k की इक्वेशन और वैल्यू के लिए। तो z डायरेक्टली वेरी कर रहा है xy के साथ, z इज इक्वल टू, इसकी जगह कांस्टेंट लगाएंगे तो kxy, वैल्यू पुट करेंगे ये वाला डाटा 36, x 2 एंड y 3। तो x z की जगह पे 36, k एज इट इज़, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3, 3 2 आर 6, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 6 6 आर 36, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। अब सिर्फ k की वैल्यू इसमें पुट करनी है क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है। तो z फाइंड आउट करना है, इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट कर देंगे तो z इज इक्वल टू आता है 6xy। अगर xy की वैल्यू दी होती तो यहाँ z की वैल्यू किसी नंबर की सूरत पे आ जाती। अब एज इट इज़ ही आपने लिख देना इसको। लास्ट वाला इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, w वेरी कर रहा है v स्केयर के साथ, यानी इन्वर्सली वेरी कर रहा है, और w इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, और आपने जो है वो फाइंड w करना है। तो फाइंड वाले जो है वो डाटा को हम बाद में देखेंगे, पहले वाले डाटा को देखें। v इन्वर्सली वेरी कर रहा है v स्केयर के साथ, w इन्वर्सली वेरी कर रहा है v स्केयर के साथ, w इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 की जगह पे k आ जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v स्केयर। अब वैल्यू लगाएंगे, w की जगह पे 2 और v की जगह पे 3, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे चूंकि v स्केयर था तो 3 स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9। तो 3 स्केयर का जो आंसर आया 9, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 18। 18 इज इक्वल टू k, तो ये k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को आपने पुट करना है, पुट k इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में सिर्फ k की वैल्यू क्यों पुट करनी है, क्योंकि आपके पास और v की वैल्यू गिवन ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने w फाइंड आउट करने को कहा है। तो आपने सिर्फ इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू गिवन है आपके पास k की, तो सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है। v वाली जो पुरानी वैल्यू आपने k को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो k को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की है, वो आपने दोबारा से इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। w इज इक्वल टू 18, v स्केयर अगर v की वैल्यू होती वो इसमें पुट करते हैं। अब एज इट इज़ यही w का आंसर है। तो यहाँ तक आपके आज तक जो रिव्यू एक्सरसाइज 3 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बेटे होमवर्क आपका आपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें चाहे डेफिनेशंस हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व करवाए हैं, वो आपने लिखने हैं, और MCQs और उसके बाद जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपने उसको अपनी नीट नोटबुक पे वो जो टेक्स्ट बुक है उसी पे सॉल्व कर लेना है और मार्क कर लेना है उस पर राइट ऑप्शंस को, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपने अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखना है और रिटन प्रैक्टिस भी करनी है आपने उनकी।
नेक्स्ट बेटे आपने हमने के हवाले से क्वेश्चंस किए थे, तो के की आपने सबसे पहले इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बनाने के बाद जो के की वैल्यू आती है वो उसमें पुट कर देनी है, और नेक्स्ट जो भी वेरिएबल है अगर बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं गिवन तो एज इट इज़ आपने उनको जो है लिख देना, जैसे हमने लास्ट वाले 3 क्वेश्चन किए। उसके अलावा हमने प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किए जिसमें अलग-अलग प्रोपोर्शन की टाइप्स हैं, लेकिन फार्मूला सेम ही यूज़ होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स कहते हैं साइड वालों को और मीन्स कहते हैं दरमियान वालों को। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप रिव्यू एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करेंगे। ये आपके चैप्टर की रिवीजन है एक तरह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।